नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉनसून में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यमुना में बाढ़ की स्थिति की वजह से दिल्ली में जगह जगह जलभराव से मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। इसके चलते राजधानी में डेंगू और मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते के दौरान ही डेंगू के जो मरीज हैं वो काफी बढ़े हुए हैं और साथ ही मलेरिया के कई केस भी सामने आ चुके हैं। हालांकि लोग अक्सर इन लोगों की जो बीमारियां हैं दोनों में इसके लक्षणों को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं। क्या होता है डेंगू, मलेरिया, क्या है लक्षण, देखिए इस रिपोर्ट में। मौसम बदलने के साथ हर साल हम कई तरह की बीमारियों के बारे में सुनते हैं। इसमें कुछ मौसमी फ्लू भी होते हैं तो कुछ बीमारियां मच्छरों से भी होती हैं, जिसमें से है डेंगू और मलेरिया। ये दोनों बीमारियां ही इंसान के लिए खतरनाक हैं। यदि सही इलाज न मिले तो इंसान की तबीयत अधिक बिगड़ सकती है। वहीं कुछ मामलों में इंसान की मौत भी हो जाती है। अक्सर डेंगू और मलेरिया को लेकर कई तरह की असमंजस भी रहते हैं। तो जानते हैं कि आखिर डेंगू और मलेरिया में क्या अंतर है। डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया एनोफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होता है। डेंगू के लक्षण मच्छर के काटने के 4 से 7 दिनों में दिखाई देते हैं। मलेरिया के लक्षण 10 से 15 दिन बाद देखने को मिलते हैं। डेंगू के लिए कोई दवाई नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पीना होता है। मलेरिया में क्लोरोक्वीन और साथ ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जैसी दवाइयां आती हैं। डेंगू के लक्षण गंभीर होने पर दिल में सूजन और साथ ही निमोनिया हो सकता है। मलेरिया के मामले में किडनी समेत व्हाइट ब्लड सेल्स पर प्रभाव पड़ता है। मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए क्या करें? जी हाँ, अक्सर मलेरिया और डेंगू के बचने के लिए हम कोई भी एहतियात नहीं बरतते, जिसकी वजह से मलेरिया और डेंगू तेजी से फैलता जाता है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिप्लेसमेंट क्रीम का इस्तेमाल करें, शरीर को अच्छी तरह से ढकने वाले कपड़े पहने, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें और साथ ही हेल्दी खाना खाएं ताकि आप जल्दी से स्वस्थ हो सकें। CCN लाइव की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि वेक्टर बोर्न डिसीज यानी कि मच्छर जनित बीमारियां मॉनसून के मौसम में होती हैं। ये मच्छर के काटने की वजह से होती हैं। डेंगू मलेरिया के केस लगातार बढ़ रहे। इन मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल गोयल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सर, जैसा कि बरसात का मौसम है और इस मौसम को बीमारियों का जो मौसम कहा जाता है, कैसे पता चलेगा कि हमें डेंगू है या फिर मलेरिया? क्योंकि डेंगू और मलेरिया के केस जो हैं या लक्षण हैं वो आमतौर पर सामने ही मतलब एक साथ ही होते हैं, तो कैसे हम जानेंगे कि डेंगू है या फिर मलेरिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई भी बुखार है उसमें डेंगू, मलेरिया या इवन टाइफाइड भी लक्षण हो सकते हैं। बहुत समान हैं, लेकिन बहुत सारे लक्षण जो एक दूसरे से अलग भी हैं। जो समान लक्षण है वो मैं बता देता हूँ। सर्दी है, बुखार लगकर, कपकपी लगकर बुखार आ सकता है। लगातार बुखार हो सकता है, नहीं तो कई बार लगातार नहीं हो तो 6-6, 8-8 घंटे, 12 घंटे के बाद हो सकता है। लेकिन मलेरिया में नॉर्मली ये क्या होता है कि ये इंटरमिटेंट फीवर होता है, यानी कि 12-24 घंटे बाद हुआ फिर हुआ। और मलेरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर फैल्सीपैरम टाइप मलेरिया है तो आपके ब्रेन फीवर या एन्केफेलाइटिस या ऑल्टर्ड सेंसोरियम, आप गफलत जैसी आपको महसूस हो सकती है। और दूसरा, उसमें पेट दर्द हो सकता है, उसमें चूँकि स्प्लीन बढ़ता है उससे भी होता है। चकत्ते पड़ सकते हैं, दोनों में रैशेस हो सकते हैं। लेकिन कमज़ोरी जो है वायरल डिजीज़ में बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी। आपको बोन पेन्स हो सकते हैं, जॉइंट पेन हो सकते हैं, मसल पेन हो सकते हैं। और इसके अलावा डेंगू में लूज मोशंस हो सकते हैं, आपको उल्टी लग सकती है, नौजिया हो सकता है, गला ख़राब हो सकता है, नाक बह सकती है, जो शायद मलेरिया में इतना सब नहीं होगा। और उनके कारण भी अलग अलग हैं। जैसे कि डेंगू है वो एक वायरस के द्वारा डेन-V से लेकर डेन-4 तक 4 स्ट्रेन उसके पाए गए हैं। और वो एडीज एजिप्टाई जो फीमेल मॉस्किटो उसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है, जो वेक्टर बॉर्न होता है। और ये जो मच्छर है ख़ास तौर से साफ़ पानी में पाया जाता है, जबकि मलेरिया का मच्छर जो हम लोग जानते हैं एनाफ्लीज मच्छर होता है। और ये पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, जो कॉमनली वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो दिमागी फीवर करता है, इनके द्वारा होता है। वो पैरासाइट्स हैं। और इसमें जो ये मच्छर है एनाफ्लीज मच्छर, ये ज़्यादातर गंदे पानी में पाया जाएगा कंपेयर टू साफ़ पानी, जो उसमें डेंगू का मच्छर पाया जाता है। और ये डेंगू का मच्छर है, ये सुबह शाम ज़्यादा काटता है आपको।
तो इसीलिए हमको मालूम है फ्रेश वाटर का जहाँ पर कलेक्शन है या जल भराव जहाँ है, जैसे अभी बारिश हुई तो जल भराव हुआ, तो उसमें मच्छर जो पनपेगा वो एडीज इजिप्टाई पनपेगा और वो बुखार जो करेगा वो सुबह और शाम जब काटता है तब ये बुखार की संभावना रहती है। तो इसलिए आप उसको बचाव क्या करना है, बचाव भी उसी हिसाब से कि आप जल भराव साफ पानी का, जैसे सर्दी ये बारिश का पानी को इकट्ठा ना होने दें, चाहे आपके घर के बाहर है, छत पर है, घर के अंदर है, तो उसमें मच्छर पनपेगा और मच्छर भी पनपेगा, लार्वा भी पनपेगा, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बचाव के भी साधन है। इसी तरह जो एनाफ्लीज मच्छर है वो जो है गंदे पानी में पूरे दिन भर में भी आपको बुखार कर सकता है, कभी भी काट सकता है। तो इसी तरह से आपको अपना बचाव भी करना है। जब आप कारण जानते हैं तो आप बचाव भी कर सकते हैं। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डेंगू होने पर लोग काफ़ी पैनिक हो जाते हैं कि उन्हें डेंगू हो गया है और उन्हें अब अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, प्लेटलेट्स भी जो हैं काफ़ी गिर जाती हैं, तो क्या अक्सर ऐसा ही होता है कि हम घर पे रहकर भी इसका इलाज कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो इसमें पैनिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो इसमें प्लेटलेट्स कम होती हैं वो बहुत कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में, 10 में से एक पेशेंट में भी, 5 से 10% से ज़्यादा पेशेंट्स में नहीं होती। ज़्यादातर पेशेंट्स में ये घर पर रहकर भी आपका इलाज हो सकता है। लेकिन यहाँ ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको जांच ज़रूर करानी चाहिए। जैसे ही बुखार हो तो आपको डॉक्टर को दिखाएं, वो आपकी टेस्ट करके बता देंगे कि भाई डेंगू है कि मलेरिया है कि चिकनगुनिया है या टाइफाइड फीवर है, क्योंकि टाइफाइड भी जल भराव में वाटर बोर्न डिजीज़ है, जो कि टाइफाइड भी एक साल्मोनेला टाइफाई है बैक्टीरिया, उसके द्वारा पेट के इन्फेक्शन से होता है और उससे बुखार हो जाता है। तो हमको उससे भी बचना है। तो इसीलिए डेंगू से डरने की, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट्स सब में कम नहीं होती, मुश्किल से 5 से 10% में कम होती हैं। वो भी कुछ आपके एक डेज हैं जिन दिनों ये चांसेस कम है। जो डेंगू की 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज है फीवर की स्टेज, जो मच्छर काटने के 1 से 3 दिन तक चलती है, जब फीवर होने के 1 से 3 दिन तक चलता है। फिर उसके बाद 4 से 6 दिन में हम कहते हैं क्रिटिकल स्टेट है, जिसमें ये जो आप बोल रहे प्लेटलेट कम हुआ या सीरियस हुआ मरीज़, या अगर डेंगू हेमरेजिक है सिंड्रोम है तो ब्लीडिंग होती है, तो आपका बीपी कम हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है। तो वो 4 से 6 दिन का क्रिटिकल पीरियड होता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। फिर उसके बाद कन्वेलेसेंट फेज आ जाती है 7th डे ऑनवर्ड्स, मतलब तब आप रिकवरी फेज आने लगती है, रिकवरी होने लगती है। तो इसलिए आपको जैसे ही शुरुआत हो, अगर आप तुरंत मान लीजिए चेक करा लें डेंगू है, तो पता चला उसका नॉन स्पेसिफिक एंटीजन, हम NS1 एंटीजन कहते हैं, वो पॉजिटिव आ जाएगा तो डेंगू है। फिर उसको आप मॉनिटर करते रहें कि आपको उल्टी तो नहीं हो रही है, आपको बुखार कंट्रोल, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो कुछ जिस दशा में बुखार आपको भर्ती की ज़रूरत होती है वो मैं बता देता हूँ। आपको मान लीजिए उल्टियाँ बहुत हो रही हैं, आप खाना ही नहीं खा पा रहे, आपका हाइड्रेशन पुअर हो रहा है, यूरिन कम हो रहा है, तो उस दशा में आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। कि उसमें क्या करना है, जो आप पानी नहीं पी पा रहे हैं, जो आप हाइड्रेशन आपका ठीक नहीं, उसमें IV सपोर्ट देंगे, क्योंकि इलाज भी इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट हो जो हम डेंगू में दे सकें। तो उसमें क्या करना होता है डॉक्टर को कि IV फ्लूइड है, और जो इसका CBC चेक करते रहना है, किडनी फंक्शन चेक करते रहना है, लिवर फंक्शन चेक करते रहना है, अल्ट्रासाउंड पेट का कराना है अगर पानी ये बढ़ गया है, डिस्टेंशन हो रहा है, तो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देकर हम उसका इलाज करते हैं। ऐसे ही अगर आप मलेरिया की बात करें, तो अगर मलेरिया आया तो फिर उसका स्पेसिफिक एंटीपैरासाइट दवाइयाँ हैं वो दी जाएंगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको बुखार है तो डॉक्टर को दिखाएं, वो आपके सिम्टम्स, आपके एग्जामिनेशन करके और आपके इन्वेस्टिगेशंस ब्लड के करके ये बता देंगे कि डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है या चिकनगुनिया की बीमारी है, क्योंकि उनका सबका इलाज डिफरेंट है। सर जैसे अभी आपने जांच कराने की बात कही है, तो कौन से टेस्ट कराए जाते हैं इसमें? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो एक शुरुआत में अगर मरीज़ आया है, डेंगू का मैं बात करता हूँ, तो NS1 एंटीजन टेस्ट किया जाता है और CBC की जाती है, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें ये देख लिया जाता है कि भाई हीमो कंसंट्रेशन तो नहीं हो रहा, या पता चला कि साथ में वो प्लेटलेट्स तो कम नहीं हो रही, तो ये उसके टेस्ट बेसिक है। अगर यूरिन कम है तो यूरिन का टेस्ट कर लिया जाता है, अगर साथ में लूज मोशन है तो स्टूल टेस्ट किया जाता है, ज़रूरत पड़ती है तो अल्ट्रासाउंड भी करते हैं अगर पेट का डिस्टेंशन हो रहा है। तो इस प्रकार से डेंगू में ये हम टेस्ट कर लेते हैं कि भाई एक तो पहले तो बीमारी है कि नहीं, दूसरा है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रही हैं, इस तरह से उसके इन्वेस्टिगेशन करते हैं।
इसी प्रकार से मलेरिया में भी ब्लड टेस्ट द्वारा हम पता लगा लेते हैं कि पेरिफेरल स्मीयर करते हैं, और साथ में फिर जो पेरिफेरल स्मीयर में ये पॉजिटिव आता है तो फिर उसके लिए हम लोग साथ में फिर ब्लड और उसके कॉम्प्लिकेशंस की टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट करते हैं। और अगर डेंगू में 7वें दिन के बाद है तो फिर उसमें एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, तो IgG टेस्ट करते हैं 7th डे ऑनवर्ड्स। ये सारी चीज़ें इसकी हुई। टाइफाइड है तो इसी तरह टाइफाइड में भी ब्लड टेस्ट करते हैं, उससे हमको पता चल जाता है कि भैया ये टाइफाइड है क्या। जिसमें विडाल टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसका स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट भी करते हैं। इस तरह से उसके टेस्ट हम लोग करते हैं, एक डायग्नोसिस के लिए और दूसरा उसके इससे कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है उसके लिए। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डेंगू के जो फीवर है या फिर किसी तरीके का कोई भी फीवर होता है तो हमें डॉक्टर के पास कब जाना है, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता कि काफ़ी जब खतरनाक लक्षण हो जाते हैं तब जाकर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आखिर हमें कब जाना चाहिए? अगर नॉर्मल फीवर भी आ रहा है, हमने दवा ले ली, हमें आराम ना मिले तो कितने दिनों में जाना चाहिए? मेरा सुझाव तो यही है कि आप जैसे बुखार है ना, जैसे शुरुआत से मैं बार बार इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप शुरू में ही जाइए। आप शुरू में आपको डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या जो कौन सा बुखार है ये आपको पता चलाना ज़रूरी है, क्योंकि आपने पता चला पैरासीटामोल लिया और बुखार मान लीजिए शुरू में कम हो गया 1 to 3 डेज जो मैंने बोला, लेकिन बीमारी आपके अंदर है तो 4th to 6th डे वो आपको जो मैंने कहा सीरियस बीमारी कर सकती है, उसका हमें बहुत ध्यान रखना है। तो इसलिए शुरुआत में ही जाइए, एक डॉक्टर से सलाह लीजिए, एक टेस्ट कराइए, आपको क्या बीमारी है, उसकी कितनी प्रॉब्लम है वो आपको समझ आ जाएगी। फिर दूसरा हमें ये भी देखना है कि बच्चे हैं तो उनमें उनकी इम्यूनिटी अगर बहुत कम है तो उसमें ज़्यादा बढ़ सकता है, या ऐसे लाइफस्टाइल डिजीज़ वाले पेशेंट जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, उसमें ये और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वैसे ही कम है और ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन उसको बीमारी को और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इनको कहते हैं हम हाई रिस्क ग्रुप, वो तो ज़रूरी डॉक्टर को शुरुआत में ही दिखा लें। यंग पेशेंट भी हैं तो वो भी शुरुआत में ही दिखा लें। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इसमें बहुत थकन या बहुत कमज़ोरी होती है तो आप एक तो हाइड्रेशन, पानी बहुत पिएं, दूसरा अपने को रेस्ट भी दें। रेस्ट भी उतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे आपको थकन हो रही है इसका मतलब आपकी मसल पे असर आ रहा है बीमारी का। तो अगर आप थकन में आप जाएंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो रैप्डोमायोलिसिस होती है जिसमें कि मसल डैमेज होने लगती है और उससे जो मायोग्लोबिन निकलता है वो किडनी में जाकर किडनी भी डैमेज कर सकता है, तो और कॉम्प्लिकेट करेंगे। इसलिए 2 पानी ज़्यादा पीना और रेस्ट भी इसका एक इलाज है। मतलब कुल मिलाकर रेस्ट करना है। डॉक्टर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डाइजेस्टिंग जो सिस्टम है वो प्रॉपर का वर्क नहीं करता, क्योंकि अधिकतर कुछ भी खाते हैं, इवन पानी भी पीते हैं तो वॉमिट हो जाती है। तो क्या ये मलेरिया और डेंगू की ही वजह से होता है? दोनों में, एंट्रिक फीवर में, टाइफाइड में भी यही हो सकता है। हाँ, तो मैंने जैसे इसलिए बताया कि ये सारों में काफ़ी सारे सिम्टम ओवरलैपिंग हैं। तो इसलिए जो उल्टी है या भूख नहीं लगना है ये वायरीमिया में भी हो सकता है, मलेरियल पैरासाइट में भी हो सकता है, टाइफाइड, जबकि तीनों का कारण अलग है। एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, एक पैरासाइट डिजीज़ है और एक है वायरल डिजीज़। तो ये तो एक जनरलाइज सिम्टम है, एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है जो तीनों में हो सकता है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर बताना ज़रूरी है, लेकिन टाइफाइड में क्योंकि एंट्राइटिस या आंत में सूजन बहुत ज़्यादा होती है, उसमें अगर अनट्रीटेड हो, कॉम्प्लिकेट हो, जिसको कई बार पुराने ज़माने में कहते थे कि टाइफाइड बिगड़ गया, उसमें पेट में, आंतों में छेद भी हो सकते हैं, ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए वक्त रहते इलाज बहुत ज़रूरी है। इसलिए बार बार मैं इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ कि अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। पेट में दर्द है तो अल्ट्रासाउंड कराएं, पता चला कि आपने छोटा दर्द है और टैबलेट ले लिया, ये ले लो साहब, रोटावरिन ले लो, ये ले लो, और वो बीमारी वहीं रही और सूजन वहीं रही, तो आपको वहाँ आंत में वो छेद भी कर सकता है टाइफाइड का फीवर, और फिर ऑपरेशन और कॉम्प्लिकेशन। हमने बहुत मरीज ऐसे देखे कि उन्होंने लापरवाही की और वो आए किसी स्थिति में जब आंत में छेद हो गया, एंट्रिक परफोरेशन करके आए, उसका इलाज फिर ऑपरेशन है। वो भी फिर किस स्टेज पे है, क्या है, एज क्या है मरीज़ की, क्या और कॉम्प्लिकेशन, पस तो नहीं इकट्ठा हो गया, ये कई बार तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, इसका ध्यान रखना चाहिए।
सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई इलाकों में पानी भरा होता है या फिर यूँ कहें कि कई लोग जो हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी रह रहे हैं, तो कैसे मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोका जा सकता है, क्यों हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं कि हमें मॉस्किटो ना काटे? देखिए, सबसे पहले तो ये सिविक एजेंसीज का काम है, दिल्ली में मतलब एमसीडी का काम है कि ये फॉगिंग करें। जो एक एडल्ट मॉस्किटो होता है, एक लार्वा होता है, तो एडल्ट मॉस्किटो को फॉगिंग करना होता है, उससे उसको मारना होता है। और जितने लार्वे हैं उसमें केमिकल्स की स्प्रे भी होते हैं और आप भी अपने घरों में वो स्प्रे करा सकते हैं। तो ये आप अपने घरों में कराना है तो आप खुद कराइए। एक अगर मान लीजिए मलेरिया डिपार्टमेंट है एमसीडी का, वो भी करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भी करते हैं। हमने अभी वहाँ कैंप लगाए, वहाँ पर पुल पर, गीता कॉलोनी शांतिवन पुल पर, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने वहाँ के जो अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा कई बार वहाँ पर फॉगिंग और वो सब कराया। लेकिन उसको बहुत ही फिर युद्ध स्तर पर करना होगा। जब यहाँ बाढ़ की स्थिति है तो मलेरिया और डेंगू का मच्छर बहुत ज़्यादा प्रकोप फैलाता है, उस पर युद्ध स्तर पर इसका जो केमिकल्स हैं इनका स्प्रे करना होगा और फॉगिंग करना होगा। दूसरा, आप खुद क्या कर सकते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने घर के मेंबर्स को बचाने के लिए? एक तो फुल स्लीव्स के, जैसे खास तौर से निकल रहे हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, शर्ट पूरी और पैंट पूरी ऐसे पहने, जिससे कि मच्छर आपके ओपन आपके हाथ और उन पर काट ना पाए। और दूसरा, आप मॉस्किटो रेपेलेंट अपने ऑफिस में, अपने घर पे, अपने रात में यूज़ करें, मॉस्किटो कॉइल यूज़ करें। अगर मान लीजिए कहीं आपने कहा कि बेचारे बहुत सारे लोग यमुना बेसिन में रहते हैं, ये रहते हैं, तो अगर संभव हो तो उनको फिर मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए। और अपने सबसे बड़ा प्रिवेंशन है कि पानी जहाँ इकट्ठा है उसको वहाँ इकट्ठा ना होने दें। खास तौर से हम अपने आसपास तो ये देख ही सकते हैं ना कि पानी इकट्ठा ना हो, बर्तन रखे हैं खुले, उसमें पानी भर गया है, उसमें मच्छर पनप रहा है, हम देख रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहीं टायर है, कहीं कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहा है, छतों पे मैं देखता हूँ ऐसे बहुत होता है। तो हम अपना को ठीक रखना चाहते तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमने अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे डॉक्टर आपने अभी बात की थी कि बॉडी में थकान हो जाती है, बॉडी पेन होने लगता है, सांस फूलने लगती है, तो डेंगू ठीक होने के बाद भी बॉडी पेन और थकान और सांस फूलने की जैसी समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं, तो कैसे निजात पाएं? डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या फिर नहीं? मैंने जब कहा इसमें इसका मतलब हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही हो या आपकी इम्यूनिटी कम है, तो वायरीमिया रहता है। आप जब ड्यूरिंग डिजीज़ भी आपने रेस्ट नहीं किया तो आपको वो लंबी बीमारी पता चला 1 हफ्ते में ख़त्म होने वाली 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक ले सकती है। तो अपने आप को ध्यान रखना और डॉक्टर से परामर्श लेना। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर जी कि डेंगू का जो इलाज और मलेरिया का इलाज कैसे करें, क्योंकि अधिकतर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके बाद हम खुद ध्यान नहीं दे पाते खुद पर, तो कैसे हम इलाज कर सकते हैं? जो लोग डॉक्टर से भी दवा ले रहे हैं और साथ में घर पर भी हैं, जो क्या क्या एहतियात बरतें? हाइड्रेशन करना है आपका बेहतर। आपको डायबिटीज़ नहीं है, फ्रूट जूसेस लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, पानी पीजिए। नंबर 2, रेस्ट करिए। नंबर 3, आपने टेम्परेचर का ध्यान रखिए, 100 के ऊपर है तो टैबलेट लीजिए। और उसके अलावा जो और कोई सिम्टम है उनका इलाज डॉक्टर के परामर्श से करिए। और अगर आपको हॉस्पिटल एडमिशन का कब ज़रूरत है, आप कुछ खा पी पा नहीं रहे हैं, बहुत कमज़ोरी आ रही है, नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है, वो टेस्ट करने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल में आपको फ्लूइड सप्लीमेंटेशन, हाइड्रेशन प्रॉपर किया जाएगा, आपका किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, ये सारा मॉनिटर किया जाएगा। और उसके साथ ही ब्लड के टेस्ट मॉनिटर किए जाएंगे कि भाई पता चला कि कोई प्लेटलेट्स तो कम नहीं हो रही हैं, कोई आपको प्लेटलेट्स की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन मैंने फिर कहा प्लेटलेट्स की ज़रूरत बहुत कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में पड़ती है, इसीलिए आप प्लेटलेट के नाम पर पैनिक ना हो। आपका हॉस्पिटल में भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जैसे घर में आप टैबलेट लेते हैं तो वहाँ पे इंजेक्शन पैरासीटामोल बुखार के लिए दिया जाएगा, उल्टी के लिए इंजेक्शन एमसेट और इस तरह के इंजेक्शन्स दिए जाएंगे, आईवी फ्लूइड दिए जाएंगे, यूरिन आउटपुट इनटेक मॉनिटर किया जाएगा। और इसके अलावा ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जो ब्लड प्रोडक्ट्स का सपोर्ट चाहिए तो प्लेटलेट्स वगैरह दिए जाएंगे। और सर, जैसा कि जिसको एक बार कोई बीमारी हो जाती है जैसे डेंगू या मलेरिया, तो क्या दूसरी बार भी होने की संभावना है? क्योंकि ऐसा होता है कि इम्यूनिटी जो है वो
डेवलप हो जाती है? ये वेरिएंट भी बदल देता है ना, जैसे मैंने कहा डेंगू वायरस 4 वेरिएंट है। डेनवी 2 इस वक्त 10 में से 9 पेशेंट्स में पाया गया दिल्ली में, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि 1 और 3 और 4 नहीं हो सकते, तो ये भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखें कि डेंगू एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसी तरह मलेरिया का है, कभी वाइवैक्स है, कभी फैल्सीपैरम है, 4 तरह के उसके प्लाज्मोडियम हैं, तो वो भी दोबारा हो सकता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि एक बार हो गया तो अपनी इम्यूनिटी बेहतर करें, एक्सरसाइज करें, खुश रहें और फ्रूट्स ज़्यादा खाएं और फैट, तली हुई चीज़ें, मिर्ची मसाले ऐसी चीज़ों का सेवन कम करें, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, तो मुझे लगता है आप इन सब से बचे रहेंगे। और अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसका प्रॉपर कंट्रोल आपका रहना चाहिए। पता चला डायबिटीज़ एवरेज ही आपकी 200-300 चल रही है, तो उसमें आपको इन्फेक्शन के चांसेस वैसे ही बढ़ जाने होंगे। हाँ सर, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्लेटलेट्स जो हैं वो काफ़ी गिर जाती हैं, तो उन्हें सही रखने के लिए पेशेंट क्या करे, मतलब कंट्रोल में रहे? नहीं, प्लेटलेट्स तो अगर गिर रही हैं तो आपको हॉस्पिटल में आप एडमिट होना चाहिए। और फिर मैं ये क्या कह रहा हूँ, 10,000 तक नॉर्मली हमें प्लेटलेट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर 10,000 भी हैं, नॉर्मली 1.5 लाख से 4 लाख होती हैं, तो उसमें सिर्फ हाइड्रेशन ही देते हैं। प्लेटलेट्स देने की तब ज़रूरत पड़ती है जब पता चला चकत्ते बहुत बढ़ रहे हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, उसकी ब्लीडिंग टेंडेंसी हो रही है, पीटीआई ना डिरेंज हो गए हैं, तब सिर्फ ज़रूरत पड़ती है देने की। तो वो अस्पताल में आप एडमिट होना पड़ेगा, तब आपको अस्पताल में वो सब रिप्लेसमेंट होगा जो डैमेज हो रही हैं। सर, अगर सेल्फ मेडिकेशन की बात करें तो अगर इंसान चाहता है कि सेल्फ मेडिकेशन स्टार्टिंग में करे तो क्या क्या करना चाहिए? मैं तो मना करता हूँ सेल्फ मेडिकेशन। आप जैसे ही बुखार हो तुरंत दिखाइए और फिर उनकी एडवाइस, डॉक्टर के एडवाइस से चलिए। बस अगर सेफ़ मेडिसिन की बात करें तो सबसे सेफ़ मेडिसिन है पैरासीटामोल, जो बुखार में आप ले सकते हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड, जैसे कि आइबुप्रोफेन है, ब्रूफेन है या एस्प्रिन, ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी है। ये अभी बैन भी किया पिछले दिनों जो ड्रग डिपार्टमेंट ने, क्योंकि ये खून को और पतला कर सकती है और आपको ब्लीडिंग और ज़्यादा हो सकती है। तो इसीलिए आप सेल्फ मेडिकेशन में भी लेना है तो आप अगर सेफ़ दवाई आप पूछना चाहो तो वो है पैरासीटामोल। और मान लो उल्टी है तो डोमपेरिडोन ये ले सकते हैं, पेंटाप्राजोल भी ले सकते हैं अगर आपको थोड़ी नौजिया हो रही है। तो ये 2-3 दवाइयाँ सेफ़ दवाइयाँ हैं, इससे ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर डेंगू और मलेरिया अगर हो गया है तो बहुत सारे हमें फूड होते हैं, खाना होता है, हमें अवॉइड करना होता है और कुछ चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, मैंने बहुत स्ट्रेस किया इस पर भी। डाइट में बहुत सीधा है, पहले तो क्या नहीं खाना चाहिए। आपको बहुत तली चीज़ें, घी वाली चीज़ें, नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं खानी चाहिए। आपको जो खाना चाहिए जो कि आप पचा सकें, एक बेसिक बात समझें। तो उसको क्या है, आपको हो सकता है दलिया खाइए आप, बहुत अच्छा है। आप उसके बाद हरी सब्जियां आप खा सकते हैं अच्छी तरह, उसको पका के खाएं, कच्चे ना खाएं क्योंकि पानी आजकल मानसून है तो और इन्फेक्शन हो। साफ हाइजीन का विशेष ध्यान रखें जो भी खा रहे हैं। आप डायबिटिक नहीं है तो फ्रूट जूसेस भी ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं और दाल ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि ये सुपाच्य हो, सेमी सॉलिड और सॉफ्ट की फॉर्म में हो, सेमी सॉलिड डाइट या सॉफ्ट डाइट की फॉर्म में हो। तो ऐसा नहीं बहुत मोटी रोटी आप पका रहे हैं, या ऐसे उड़द की दाल, ऐसे मूंग की दालों में ले सकते हैं, अरहर की दाल ले सकते हैं, ऐसे दाल ले सकते हैं आप। तो इस तरह से आप लिक्विड्स ज़्यादा लें, लिक्विड्स आपके ये, और जितने भी एरेटेड ड्रिंक्स हैं इनको ना लें, कोलाज हैं, ये सब है। चाय कॉफ़ी कम कर दें। आपको लेना है तो नींबू पानी लीजिए, ये बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रोल वाटर लीजिए, इलेक्ट्रोल पाउडर डाल के लीजिए, ये बहुत अच्छा है। शिकंजी लीजिए, छाछ लीजिए। आप दूध भी अच्छी तरह उबाल कर ले सकते हैं जो फैट वाला नहीं है, उसमें थोड़ा नमक भी डालना है और अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आप हाइड्रेशन, मतलब फ्लूइड बढ़ाना होगा। और डाइट में बहुत फैट, तली हुई चीज़ें, ऐसी भारी चीज़ें ना लें, हल्की चीज़ें खाएं, चाहे वो हल्का पतली रोटी दाल हो, खिचड़ी दलिया हो, इस तरह की चीज़ें ज़रूर खाएं। खासतौर से आपको बुखार है या उल्टी जैसी फील हो रही है, जिसको पचा सके वो खाएं। कुल मिलाकर बॉडी को हाइड्रेट रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकले।
हाइड्रेशन रखना है, फीवर कंट्रोल करना है और अपना न्यूट्रिशन भी बरकरार रखना है, जिससे कि हमारे शरीर की कमज़ोरी को जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो फ्लूइड है वो मिलता रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेंगू और मलेरिया लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेकर आप डॉक्टर से परामर्श लें, बॉडी को हाइड्रेट रखें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप CCN लाइव।